So hi guys, so in today's session I'm going to continue our MA Economics entrance CUT PG and IIT JAM Economics का डेली आंसर नीति प्रोग्राम. ठीक है. एंड टुडे इज डे वन नो डाउट. तो आज हमारा फेज वन स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे हमने अपनी टेस्ट सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एज ऑलरेडी मेंशन इन आवर अर्लियर सेशंस. तो वो टेस्ट सीरीज बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री. फेज वन में वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द डेली 5 क्वेश्चंस और हम वो आपके पोर्टल पे अपलोड करते हैं एक शेड्यूल टाइमिंग में. एक शेड्यूल कंटेंट सिलेबस भी है उसका, या आप कह सकते हो ये मेंशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर थ्योरी. ओके. एंड आफ्टर दैट फिर आपको इवनिंग में उसका सोल्यूशन आ जाता है, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंगली उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दिस इज द फेज वन स्ट्रेटेजी. सिमिलरली एक फेज टू स्ट्रेटेजी भी है हमारी, उसी के साथ एडेड है. फेज वन होने के बाद फेज टू है जिसमें हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, थोड़े से नंबर ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपको एक टेस्ट होगा, वो मिक्स ऑफ सब्जेक्ट होगा या टॉपिक्स और सब्जेक्ट का मिक्सचर होगा. ये फेज टू होगा, शेड्यूल्ड है वो भी डेट्स. ऐसी फेज थ्री होगा जो आपका एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट होंगे. सो ये सब बातें मैं ऑलरेडी अपने टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट में कर चुका हूं. तो आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा उस तरीके से मिलेगा जैसे डे वन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी आपका ये टेस्ट होने वाला होगा. अब जैसे कि मैं आपको अपना टेस्ट दिखा देता हूं पहले. सो दिस इज माई टेस्ट, डे वन का टेस्ट. दैट इज वो हेडिंग कुछ इस तरीके से लिखी हुई होगी, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस. ये आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, सीयूटी पीजी एंड आईटी जैम इको डेली आंसर नीति प्रोग्राम, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है. डे वन कंज्यूमर थ्योरी. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग इन द फेज वन. फेज वन एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए है. तो मैंने फेज वन को आपके पीवाईक्यू ओरिएंटेड रखा है. तो हमारे पास अगर देखें तो पीवाईक्यूज भी पिछले 5 इयर्स में बहुत सारे हैं. अगर हम फेज वन में उन्हीं क्वेश्चन को रखें जो आपके पूछे हुए, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है. ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस. तो मैंने वही रखा जैसे क्वेश्चन नंबर वन है. हाँ, रखा अपनी मर्जी से कौन सा क्वेश्चन कहां पे आना है, बिकॉज कंज्यूमर थ्योरी है तो फिर वही क्वेश्चन एग्जैक्ट ढूंढे मैंने. तो ये क्वेश्चन नंबर वन है. तो क्वेश्चन नंबर वन अगर तुम करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन नंबर वन भी हो रहा है. यानी अगर मैं आपको दिखा देता हूं, सो दिस इज 2022. ठीक है, दिस इज 2022 का क्वेश्चन नंबर वन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. ओके विद इट, क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, फिर आई विल शेयर द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि व्हेन द सप्लाई कर्व एस एक्स इज द बैकवर्ड बेंडिंग and the demand curve dx is downward sloping as shown in the figure, there are two equilibria m and n respectively, which of the following statement is correct. Okay, तो point is that अगर आप देखो तो you have generally the downward sloping demand curve. ठीक है, आपके पास एक डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक सप्लाई कर्व है बैकवर्ड बेंडिंग. अब बस फर्क क्या तुम्हें रखना है कि सर जैसे ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है. ठीक है, ये सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है. तो अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में फर्क ये है कि ये वैसे एक्चुअली ये जो है ना ये ऐसा है, क्योंकि हमको तो पता है कौन से डायग्राम्स कैसे होते हैं. ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअल में ये डायग्राम है. मतलब इसका जो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट आपका एन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका एम है. तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये नो डाउट आपका अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ सप्लाई कर्व पे आ रहा है, और ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व पे आ रहा है. अब शायद आपको यही बात समझ में आ गई होगी कि कमोडिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे, और फिर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी कि ये क्या है कि दोनों इक्विलिब्रियम है, बट ये बताओ कि विच वन इज स्टेबल, कौन सा स्टेबल है एंड कौन सा अनस्टेबल. सो स्टेबल एंड अनस्टेबल का मीनिंग हो जाता है कि एक रूल फॉलो होना चाहिए. रूल ये हो जाता है कि जैसे आपके पास डिमांड सप्लाई का लॉजिक है, और आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बोला चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, विद और विदाउट मीनिंग प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, उससे आपका डिमांड सप्लाई चेंज हो रहा है. अब आप सोचो अगर ये ज्यादा है तो ये एक्सेस डिमांड हो गया, लेकिन अगर ये एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड मतलब टेक्निकली देखो तो एक्सेस डिमांड इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो इंक्रीज करेगा. अब अगर पॉइंट ये था कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज भी पहले भी इंक्रीज हुआ था और अब भी वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से और दूर जा रहा है. लॉजिक समझो मेरी बात को. लेट अस सपोज यू सेव के सर देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस
एंड बिकॉज ऑफ द चेंज द प्राइस, मतलब फिर एक प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के बाद में प्राइस फिर चेंज होगा और चेंज होने का डायरेक्शन सेम है, मतलब पहले भी बढ़ा था अब भी बढ़ेगा। तो ये जो प्राइस है ये और बढ़ा जाएगा या और कम होगा, मतलब दोनों बारी में एक ही डायरेक्शन होगा। तो क्या तुम इस इक्विलिब्रियम पे वापस बैक हो सकते हो? नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो पॉइंट है दैट इज द इक्विलिब्रियम बट दैट इज अनस्टेबल। सो दैट इज माई स्ट्रेटेजी, दिस बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। एंड डोंट वरी गाइस, मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी हमेशा हर कोई नहीं लगा सकता है, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड दिस इज द प्रैक्टिस सीरीज। तो मैंने आपको ये सोल्यूशन भी बताया, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, पोर्टल पे आपके पूरा डिटेल सोल्यूशन आएगा। अब इसका तो ये अनस्टेबल पॉइंट है ये वाला। अब बात आ जाती है इस वाले एम पॉइंट पे, इसको तुम इस तरीके से मान लो, ये ठीक है। अब अच्छा, मैं एक चीज और बता दो, शायद आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा ये क्यों था। देखिए पॉइंट ये है कि हमारा मानना ये है अगर प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड और सप्लाई का जो डायरेक्शन होगा, चेंज डायरेक्शन, वो सेम होगा, लेकिन इनमें से किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो आप देखो क्योंकि ये फ्लैटर फॉर्म में, तो सप्लाई की लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई की वजह से जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है वो ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर दिस, क्योंकि थोड़ा सा स्टीपर फॉर्म है तो सप्लाई में चेंज ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको मेरी, एक अंडरस्टैंडिंग आप ये रखना। सिमिलरली जब तुम इसकी बात करते हो तो ये अपर स्लोपिंग वाले सप्लाई नेचर में है, ठीक है। और कि रूल वही है कि अगर ये एक्सिस डिमांड इज नेगेटिव या एक्सिस सप्लाई है तो आपका यहाँ पे प्राइस एक्सिस सप्लाई, आप खुद सोचो किसी कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है तो उसका प्राइस बढ़ेगा कम होगा? ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस यहाँ पे कम होगा। अब सोचो जो पहला जो हमने चेंज माना था दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज, जिसकी वजह से आउटकम ये आ रहा है, ठीक है, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई, तो प्राइस बढ़ा एंड आफ्टर दैट प्राइस कम हो गया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड द चांस कि वो रिवर्स बैक हो जाए, कि अगर प्राइस इंक्रीज भी हुआ था तो बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी प्राइस शायद वापस आ जाए, या प्राइस कम हुआ था तो बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी प्राइस ऊपर वापस बढ़ जाए। तो शायद ये जो पॉइंट है ये स्टेबल है, क्योंकि इफ देर इज एनी चेंज इकोनॉमिक कैन कम्स ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिकली रीच देयर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। So that's why according to me that only n is the stable equilibrium. If you have another better option then please feel free to discuss with me. You can come to my institute at the North Campus GTB Nagar and you can mail us, ठीक है। तो वो चीजें भी आप लोग कर सकते हैं, जो लोग के पास हमारा नंबर है, मेरा नंबर है पर्सनल, तो मुझसे बात भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। नाउ अब आप कहते हो सर एक्चुअली हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब इन केस कि अगर ये सब्जेक्टिव में होता तो आप कैसे सॉल्व करते, तो ये मैंने इसके लिए पूरा सोल्यूशन भी कर रखा है, ये रूल क्लियर रखना। सो दिस बेसिक रूल ये पूरा मैंने इक्विलिब्रियम लेवल पे सॉल्व कर रखा है। ओके विद इट, समझ में आई मेरी बात आपको? सो द राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है दैट इज बी, ओनली एन इज स्टेबल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन नंबर 2, ये 22 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जरा रीड करेंगे मेरे साथ में, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 says that an analyst at the Green Car Company Limited estimated the following demand function for the electric vehicles itself, and we have the QE, मतलब QE is denoted as a number of electric vehicles, ठीक है, that is 0.75 minus का 1.5 PE, PE is the price of the electric vehicles plus का 2.5 PF, PF is what basically सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम लोग। एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ व्हीकल्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ओके, एंड माइनस का 0.5 पीबी एंड प्लस का 3.2 आई। अब ये क्यूई पीई पीएफ पीबी एंड आई ये क्या है, तो ये भी क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। I is the personal disposable income, PB is the unit price of battery used in electric vehicles, and PF is the unit price of vehicle using fossil fuels. Okay with it? तो एक ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। Now what they ask basically then the income elasticity of demand.
या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ अब आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी is equals to percentage change in quantity demand of electric vehicle upon percentage change in income। इनकम मतलब डिस्पोजेबल इनकम, ये पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, वो आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इन द फॉर्म ऑफ क्यू ई, सो यू कैन राइट दैट चेंज इन क्यू ई अपॉन चेंज इन आई इंटू आई अपॉन में क्यू ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेरिवेट करना है क्यू ई को विद रिस्पेक्ट टू आई एंड यू विल गेट द आउटकम। मतलब मैं आपको पहले पैटर्न बता रहा हूं और मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दिखाऊंगा कि हाउ आई बेसिकली सॉल्व, एंड यू विल गेट द आउटकम। सिमिलरली व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स with respect to the change in the price of the fossil fuels। ठीक है, so that is percentage change in QE with respect to percentage change in PF। ओके, और फॉर्मूला क्लियर है, दैट डेल क्यू ई अपॉन में डेल पी एफ इंटू पी एफ अपॉन में क्यू ई। सो दिस इज द पैटर्न। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो ये मेथड अप्लाई करना है आपको, और एक ये वाला मेथड अप्लाई करना है, सो दैट, और वो मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर ठीक है, क्या क्या और चीजें बताओ, तो आपके पास ये वैल्यूज भी दे रखी है, पहले आप डेरिवेट करो और फॉर्मूला रखो, उसके बाद में जब आप ये वैल्यूज रख दोगे तो आपको सीधे सीधे थाली में सच्चे क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ निंजा टेक्निक्स, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ एज वेल। प्रैक्टिस करते रहो आप लोग अपने साथ में, ठीक है। अच्छा, 2022 का क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं दिखा भी देता हूं आपको 2022 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2022, ये 2022 का पेपर है, एंड क्वेश्चन नंबर 21। समझ रहे हो मेरी स्ट्रैटेजी? देखिए मेरी स्ट्रैटेजी से अगर तुम कर लोगे, पढ़ लोगे, तो शायद तुम बहुत बेटरमेंट एरिया पे हो। और आई नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फाउंडेशन कोर्स, सो उन्होंने सिर्फ ये टेस्ट सीरीज भी ले रखी है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन वाली, अगर आप फाउंडेशन से हो तो ठीक है, आपको जो मैं सिखा रहा हूं, यहाँ पे जो बता रहा हूं, उसको और सीखने का मौका मिलेगा। एक ये पैटर्न है। बट जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज में है और उन्होंने भी हमें पेमेंट करी है, कुछ ना कुछ करी डेफिनेटली, तो मैं ऐसे नहीं चाहता कि उनको सिर्फ सोल्यूशन दे दूं। ये तो चैट जीपीटी भी आपको दे देगा, एआई सोल्यूशन दे देगा, और कई गुना अच्छे सोल्यूशन दे देगा। बट द मेन कंसर्न दैट हाउ टू find out our answer, how to calculate it, and how to solve this question, and very important, how to start the question। ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। नाउ वी हैव, तो आइडिया हो गया। यहां पे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व कर रखा है, समझ में आ गई मेरी बात? ये पूरा क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से। तो आपने वही पैटर्न रखा, ठीक है, आपने जनरली वही पैटर्न रखा, आपके पास में डिमांड आ गई, फिर आपने इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रखा, डिफरेंशिएट करा आपने इसको, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब आपने ये रखा तो यू नीड द वैल्यूज। तो वो जो वैल्यूज आपको दी थी ना यहाँ पर, ये वाली वैल्यूज कहाँ गई? ये वाली वैल्यूज अब वो काम आएंगी, वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे रखी, एंड यू विल गेट दिस। एंड आफ्टर दैट ये आपका इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी आ गया 0.9411, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आ गया 0.3308। बस आपको उन्होंने बहुत माइनर सा डिफरेंस के साथ में ऑप्शन दे रखे थे, आपको बहुत ध्यान से देखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम 2025, क्वेश्चन नंबर 21, 2025 का, मतलब मैं आपको दिखा भी देता हूं, 2025 का क्वेश्चन नंबर, ये 2025 आईआईटी जैम का पेपर है, ओके, और 21 क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। मैंने इसको असेंबल कर लिया ना, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, शायद ये आपको बेटर लगेगा। ऐसे आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हो रही है कि कोई टॉपिक कर लिया, प्रैक्टिस कर लो टॉपिक वाइज, ठीक है।
सो कहते हैं कंसीडर अ कंज्यूमर विद द यूटिलिटी फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y where x and y are the quantity of two commodities consumed which one of the following is true, which one of the following is true. Okay, अब देखो कंसर्न समझो आप लोग मेरे साथ में। ये जो यूटिलिटी है मतलब आप इसको ऐसे लिखो। एक तो ये लोग ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आईआईटी वाले क्योंकि मैथमेटिकल है थोड़े से क्वांटिटेटिव नेचर के, तो इकोनॉमिक्स को लिखना में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। जैसे वो डायग्राम मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एरर था, ऐसी है। इसको अगर रूट एस प्लस का वाई लिखिए ज्यादा बेटर है। अगर आपने कभी हॉलर वेरिएंट पढ़ी है जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है, हॉलर वेरिएंट 8th एडिशन, तो उसके अंदर कॉजाई लीनियर इस तरीके से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर है, बट ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अदरवाइज दिस इज कॉसी लीनियर, कॉजाई लीनियर और कॉसी लीनियर बस। अब वो कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अब अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो शायद आपको पता होगा कि इसमें जनरली दो केसेस बनते हैं। ठीक है, यू आर बेसिकली सेइंग दैट के सर यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक केस वो होता है जिसमें 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 जैसे ये कोडाइलिटी है तो यहाँ पे x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, y जीरो होगा, और दूसरे में x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव तो है, y भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये सिचुएशन होती है जब पर्सन पुअर है, ये सिचुएशन होती है जब पर्सन रिच है। अब खास बात क्या होती है, जब पुअर होता है तो उसका फिर इंडिपेंडेंट बाय इनकम हो जाता है। मतलब मीनिंग समझिए आप लोग, अगर y जीरो है क्योंकि y कॉमोडिटी इज द लग्जरी गुड। हमें पता है कि रूट एक्स प्लस का y जो बताता है जो x है वो नेसेसरी कॉमोडिटी हो गई और जब y है वो लग्जरी कॉमोडिटी हो गई। सो नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइस ऑफ द लग्जरी कॉमोडिटी एंड द इनकम ऑफ द पर्सन। इफ द पर्सन इज द मुकेश अंबानी तो शायद उसके लिए लग्जरी वर्ड बहुत छोटा होता है। अब वो वेबलन गुड्स की बात करता है। वेबलन गुड्स पता है ना कौन से होते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तो जैगवार कार ले लूंगा। हो सकता है मैं अपनी लाइफ में शायद पूरी जिंदगी में अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली कार, जैसे जैगवार कार मुझे पसंद है। जो लोग मुझसे 10 साल पहले भी पढ़ते होंगे तो मैं 10 साल पहले से जैगवार कार बोलता आ रहा हूँ, आज तक नहीं ले पाया मैं उसको। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं एक दिन जैगवार कार ले लूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं एक दिन एक आइलैंड खरीदूंगा तो वो आपको थोड़ी अटपटी बात लगेगी कि सर क्या कह रहे हो, आइलैंड खरीदोगे? अच्छा, क्या आइलैंड लोग खरीदते नहीं है? हाँ खरीदते हैं सर। मुकेश अंबानी ने चाहे तो कभी भी खरीद सकता कोई भी आइलैंड। न्यूज में भी रहता है कि वो आइलैंड उसका है। एक मूवी आई थी सोल्जर बहुत साल पहले बॉबी देओल की, उसमें वो प्रीति जिंटा बॉबी देओल से कहती है कि ये वाला आइलैंड मेरे पापा ने मुझे उस बर्थडे पे दिया था, ये वाला आइलैंड मेरे पापा ने मुझे उस बर्थडे पे दिया था। याद है? शायद देखा होगा वो सीन। तो लोग खरीदते हैं। तो आइलैंड इज नॉट द लग्जरी कमोडिटी या लग्जरी थिंग। आइलैंड इज द वेबलन थिंग। वेबलन थिंग मतलब जो बहुत ही ज्यादा महंगी है, उससे खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा अमीर होना पड़ेगा। सही में? तो मेरा कंसर्न क्या है, फिलहाल दिस इज नॉट द वेबलन, दिस इज द लग्जरी कमोडिटी। एंड लग्जरी कमोडिटी का मतलब होता है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव। इफ इट इज जीरो देन पर्सन इज पुअर, he or she can't afford the luxury commodity, and if he can afford then the commodity becomes the person becomes the rich. लेकिन कंसर्न ये है मेरा कि अगर वो इनकम से इंडिपेंडेंट है तो फिर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। आपके पास में देखिए, पहले मैं एलिमिनेशन खेलूंगा, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ बोथ गुड इज वन, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि जब यहाँ पे केसेस बन गए तो फिर कोई एक बात अप्लाई नहीं हो सकती दोनों गुड्स पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज जीरो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ फॉर गुड वाई इज जीरो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 0.5 एंड दिस वन। ये भी गलत है। क्यों? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, अभी इंफॉर्मेशन है कोई आपके पास नहीं। ये 0.5 वाली बात तो गलत ही है ना। यू कैन नॉट टेल मी, you cannot write your answer in the numeric value because you haven't, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे बताइए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ y इज जीरो या x जीरो, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैवंट द इंफॉर्मेशन तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम्हारे भाई ने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये यूटिलिटी फंक्शन था, यहाँ मैंने देखो बहुत अच्छा लिखा है
क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास से सोल्यूशन जा रहा है, आपके पास से बेटा सोल्यूशन जा रहा है, मुझे मालूम है। तो आपके पास अगर सोल्यूशन जा रहा है तो आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े, ठीक है, मेरी जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द नॉन लीनियर एंड दिस इज लीनियर। यूटिलिटी हमारी कुछ इस तरीके से, तो रूट एक्स प्लस का वाई, पी एक्स एक्स प्लस का पी वाई वाई इज लेस देन और इक्वल टू एम। सो व्हाट विल बी द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स, एक ये होगी और वाई की होगी, मतलब ये ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। अब कंसर्न ये है, आप क्या को सर ये क्यों होंगी, हमने तो दो केस बोले थे, यस। अब पॉइंट क्या है, जो दो केस डिफाइन होंगे वो इस इक्वेशन के बेसिस पे डिफाइन होंगे। सोचो अगर ये वैल्यू मतलब इसका जो आउटकम है वो नेगेटिव हो गया तो आपका सारा आंसर बदल जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपका सारा आंसर बेसिकली बदल जाएगा। हमारे पास जो इनकम इलास्टिसिटी है, ऑफ गुड एक्स 0 ऑफ एंड ऑफ गुड वाई 1, ठीक है, एक्स की 0 हो जाएगी, वाई की यहाँ पे 1 हो जाएगी। रीजन ये होगा, मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, अब एक रीजन समझना है आपको, सर हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए हमारे पास y की वैल्यू ये है, तो यू कैन टेक m by py कॉमन एंड यू हैव 1 माइनस का py इक्वेशन। नाउ व्हाट यू आइडेंटिफाई दैट ये जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, एंड ऑब्वियसली बात है पी वाई स्क्वायर अपन में 4px इंटू एम, तो ये भी एक ठीक ठाक वैल्यू होगी और शायद ये भी ठीक ठाक वैल्यू होगी। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी दैट इज क्लोज टू 1, सो दैट वैल्यू बिकम्स नेग्लिजिबल। दिस इज द हाईली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। अगर आप कहते हो सर ये बात हमें नहीं पता तो फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ना आज, तो वो सीखने के लिए तो है मेरे साथ, तो ये नेग्लिजिबल है, तो दिस इज m by पी वाई। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉल्व करो y के लिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। सो इस रीजन की बेसिस पे हम लोग बोलेंगे इसकी 0 इसकी 1 है। तो अब देखिएगा ये ऑप्शन मैंने गलत कर दिया था, ये ऑप्शन गलत कर दिया था। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड y इज 0, दैट इज नॉट, इट इज 1। तो सो राइट आंसर इज बी, बिकॉज गुड एक्स की इलास्टिसिटी जो है, इनकम इलास्टिसिटी दैट इज 0। मुझे बताओ यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई या नहीं, ये बताओ पहले, क्लियर है या नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। चलो इतनी बात आप लोग अपने माइंड में रखो। तो एक ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, in a two goods consumption framework and the angel curve shows the relationship between what, एंजल कर्व। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंज्यूमर थ्योरी से, एंड 2025 क्वेश्चन नंबर 22। मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखाता भी चल रहा हूं कि आप ये ना कहो कि सर ये ऐसे कह रहे हो, 2025 का पेपर है ये, और क्वेश्चन नंबर 22 रीड कर लो। दैट इज इन अ टू गुड्स कंजम्पशन फ्रेमवर्क एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये इस तरीके से फ्रेमवर्क यहाँ पे रहने वाला है। चार ऑप्शन कहते हैं, प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर गुड, रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स एंड रेशियो ऑफ द क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ अनदर गुड, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द वन गुड, इनकम एंड रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द अदर गुड। अब मेरी बात सुनो, एंजल कर्व अगर आपने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा हो, सो एंजल कर्व का कंसेप्ट होता है कि इट इज बेसिकली ड्रॉन एज व्हाट, यहाँ पे एक्स होता है, डिमांड होती है, यहाँ पे इनकम होता है। तो टेक्निकली एंजल कर्व आपका इनकम और कमोडिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप शो करता है। ये रूल पता है ना। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही आपको डिफिकल्टीज लग रही हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि रिलेशनशिप। तो शायद आपको सी वाला पार्ट दिख रहा होगा कि इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द वन गुड, तो इसका सही आंसर है सी। फिर भी अगर आप कहते हो कि सर हमें आप बताओ, तो मैंने इसका भी थोड़ा बहुत टेक्निकल सोल्यूशन। अच्छा एंजल का क्वेश्चन नंबर 21 में भी है, 22 में भी ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने ये देखिए पूरा स्टेटमेंट लिखा है कि बट मैंने कैसे किसी भी आंसर को सही बोल रहा हूँ। सो तो पूरा स्टेटमेंट ये है, प्राइस ऑफ द गुड एंड डिमांड्स, ठीक है, तो इनकम नहीं, प्राइस नहीं, इनकम एंड डिमांड ऑफ द गुड्स, ये इनका रिलेशनशिप होता है। ओके विद इट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस इज यूज्ड टू डिराइव व्हाट। चार ऑप्शन है, बट अब कंडीशन ये है कि 2025 का क्वेश्चन नंबर 23 है, वो भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम 2025 पेपर। सो इट इज बेसिकली दिस, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस इज यूज्ड टू डिराइव। ओके,
तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला होगा। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं? क्लियर है? अब चार ऑप्शन है इसके। ऑप्टिमल चॉइस, यूजिंग इनकम, रिवील्ड प्रेफरेंस की खास बात क्या होती है कि कभी भी आप प्रेफरेंसेस यूज नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस यहाँ है, कट कर दो, प्रेफरेंस यहाँ है, कट कर दो, ठीक है। यूजिंग प्रेफरेंस और भी इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे मैं आपको इसके सोल्यूशन में दिखाता हूं, अगर आप देख पा रहे हैं। या ओके, द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस डेवलप्ड बाय पॉल सैमुएल्सन इन्फर्स द कंज्यूमर्स अंडरलाइंग प्रेफरेंसेस फ्रॉम द ऑब्जर्व रेशियो। मतलब यूटिलिटी फंक्शन नहीं होगा। जब मैं कह रहा था ना कि प्रेफरेंस नहीं है, मेरा कंसर्न था कि यूटिलिटी फंक्शन नहीं है। ओके, यूटिलिटी फंक्शन गायब कर दिया यहाँ से। सो ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका जो यहाँ पे ऑब्जर्व चॉइस रहता है, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो टेक्निकली हमारा एक पेपर था, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा डे वन वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। सो टुडे जो डे वन वाला था वो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब तो इसका जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग डे टू डिस्कस करेंगे, फिर उसके अगला सेशन में डे थ्री डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते मैं आपके साथ डेली आंसर राइटिंग भी डिस्कस कर लूंगा और ऑटोमेटिकली आपके पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। सो ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट्स योर लॉट। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक मैं ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।